तो क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दूसरा जंतर मंतर बनने जा रहा है? आखिर अभिजीत दीपिके ने जो ऐलान किया है और उसके बाद अभिजीत दीपिके की टीम की जो तैयारी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के नाक में दम ही नहीं बल्कि सांसें अटका दी हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश के सभी राज्यों का छात्र, जेनजी और वो युवा जिसे कॉकरोच के शब्द से नवाजा था हमारे देश के चीफ जस्टिस मिस्टर सूर्यकांत ने, वो हर युवा जागरूक हो चुका है, जाग गया है। आप देखिए ना कि केंद्र की सरकार ने छात्रों, युवाओं, अभिजीत दीपिके की टीम से यह समझौता किया था कि किसी भी छात्र पर एफआईआर नहीं होगी। जिन पर एफआईआर किए गए हैं एफआईआर वापस ली जाएंगी। मगर किस तरीके से बिहार से लेकर दिल्ली तक में और दूसरी जगहों पर एफआईआर की गई, दबाव में आकर के दिल्ली सरकार ने एफआईआर वापस तो ली, मगर अभी भी 7 एफआईआर बची हुई हैं, जैसा कि अभिजीत दीपिके की टीम बताती है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक बच्ची जो कॉलेज की छात्रा है, जिसने आक्रोश में केंद्र की मोदी सरकार के नीतियों, पॉलिसीज और फैसले के खिलाफ आक्रोश में जंतर मंतर पर कुछ अपशब्द कहे, उसके खिलाफ यूपी की पुलिस ने किस अंदाज में ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की। अभिजीत दीपिके की टीम ने पहले ही उन्हें वार्न किया था कि ये तो समझौते को तोड़ना हुआ, वक्त है अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस संभले, सरकार संभले, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों, नोएडा की छात्रा जो जंतर मंतर पर मोदी पर अपशब्द बोल गई थी, उस पर योगी पुलिस ने एफआईआर करके जैसे ही कार्रवाई करना शुरू किया और ऐसी स्थिति में अभिजीत दीपिके को यह फैसला लेना पड़ा। अभिजीत दीपिके ने ऐलान कर दिया, चंद घंटों की मोहलत दी, एफआईआर हटाएं वरना पहुंच रहे हैं, बैठ रहे हैं लखनऊ में। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का भी यही रवैया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा। युवा शक्ति, यूथ शक्ति, अभिजीत दीपिके के दबाव में महाराष्ट्र सरकार को छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने और एफआईआर को खत्म करने के लिए ऐलान करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार को कहना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले किसी भी छात्र, युवा, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल या सजा देने वाली कार्रवाई नहीं होगी। प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट, युवाओं और दूसरे लोगों के खिलाफ पहले से दर्ज केस वापस लेने की कानूनी प्रोसेस तुरंत पूरा किया जाना है। जल्द से जल्द सभी जरूरी कार्रवाई की जानी है। दोस्तों, इस बयान को भी सुन लीजिए। अभिजीत दीपिके ने पहले ऐलान कर दिया था कि योगी जी अगला नंबर आपका ही है, अब यूपी आएंगे, मतलब सीधे सीधे योगी की चेतावनी थी। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो दोस्तों, दरअसल देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को अभी भी कुचलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। इससे पहले ही सीजेपी के प्रवक्ता ने, अभिजीत रागा ने योगी को तभी चेतावनी दी थी जब यूपी पुलिस जंतर मंतर पर छात्रों को खाना खिलाने वाले जुनैद अहमद के घर पुलिस भेजकर उनको, उनके परिवार के लोगों को परेशान कर रही थी। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से
सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। हैरानगी इस बात की है कि इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों आप देखिए बीजेपी नेताओं की हिम्मत कैसे हो जाती है कि अभिजीत दीपिका को धमकाने के लिए 2 दिन पहले उनके घर पहुंच गए, करोड़ों की ऑफर देने लगे, बीजेपी आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा देखना। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जिंजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है, अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी, आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। अब दोस्तों सोचिए ना कि सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पारित तो करा दिया, सोच रही थी सब कुछ थम जाएगा, मगर यहां तो एक नई जंग की शुरुआत और ऐलान हो चुका है। सरकार को लगा था जनता खुश हो जाएगी, विपक्ष खुश हो जाएगा, देश के छात्र खुश हो जाएंगे, मगर हुआ नहीं, क्योंकि एंटी पेपर बिल दरअसल व्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं, पेपर लीक होने के बाद के हालात के लेकर है। तो सरकार ने बेवकूफ बनाया। इसीलिए अभिजीत दीपिका टीम ने कहा सरकार ने बेवकूफ बनाया, हम आंदोलन फिर से शुरू कर रहे हैं। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप NTA रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप SSC को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो, बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। जाहिर तौर पर दोस्तों देश के अंदर मौजूदा हालात में जिस किस्म की जागरूकता है, जिस तरीके से देश में युवा खास तौर पर जागरूक होकर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उन आवाज को संसद तक पहुंचाकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर रहा है, यह दर्शाता है कि अभी भी अगर 24 घंटों के भीतर यूपी सरकार नहीं माने तो फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दूसरा जंतर मंतर बनने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों जागरूक रहें ताकि आप भी अभिजीत की तरह अपनी आवाज उठा सकें।
कमेंट करें।